साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी के जो शिक्षक भर्ती 4.0 लगा हुआ है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो आपकी पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं उन्हीं से निकाले हुए प्रश्नों का संग्रह है जो आपको इस वीडियो में मिलेगा। और शुरू करते हैं फिर आज का हमारा पहला प्रश्न बिहार विशेष से है। और सभी जो भी शिक्षकगण हैं बिहार से संबंधित वो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बेहतरीन प्रश्न की श्रृंखला लेकर आए हैं, पूर्ण रूप से व्याख्या सहित है, जिसमें एक प्रश्न के साथ आपको कई प्रश्नों का इसमें डिटेल मिल जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न बिहार विशेष से। प्रश्न है हमारा, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? वही निवार राजवंश, कर्नाट राजवंश और पितिपति या चेरो वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, कर्नाट राजवंश के समय पे मैथिली भाषा का विकास हुआ था। अब इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से डिटेल बता दें तो कर्नाट राजवंश जो है 1097 से 324 में इसका शासन था। और बिहार राज्य के तिरहुत या मिथिला में शासन था। तिरहुत को मिथिला भी कहा जाता है। और कर्नाट वंश की स्थापना की बात करें तो इसको नान्यदेव ने किया था 1097 ईसा पूर्व में। कर्नाट वंश का काल कवियों, लेखकों और कलाकारों के लिए शांति का वातावरण था, क्योंकि इसमें संरक्षण ज़्यादा दिया गया लेखक और कवियों को कर्नाट वंश में। और इस अवधि के दौरान मैथिली भाषा का अत्यधिक विकास हुआ और नए साहित्य और लोक गीतों का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1947, 1936, 1912 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन होगा, 1912 में बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। ठीक, और इसमें बताएं आपको, तो बंगाल से बिहार का अलग करने की घोषणा होना दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया था। और परिषद में उपराज्यपाल के कार्यालय की संस्था के गठन ने पटना में नई राजधानी की तेजी से विकास को सुनिश्चित किया था। और ये जॉर्ज पंचम जब आए तो दिल्ली दरबार में वो जो इंडिया गेट बना था तभी बना था इन्हीं के स्वागत के लिए। और उस समय अगर वो किसका शासन था तो लॉर्ड हार्डिंग का शासन था। लॉर्ड हार्डिंग भारत पे था। ठीक, और इनके साथ मैडम मायरी भी आई थी, इनको भी याद रखना। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा की। और बाद तभी दिल्ली और कोलकाता से राजधानी भी स्थानांतरित हुई थी, स्थानांतरित। और अप्रैल 1912 में बृहद बंगाल से बिहार का औपचारिक अलगाव राज्य के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक धातु शिल्प है, एक प्रकार की कढ़ाई है, एक प्रकार की मिट्टी का बर्तन है, या एक प्रकार कांच का बर्तन। तो एक प्रकार की कढ़ाई होती है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। और बिहार की वस्त्र शिल्प परंपरा में सुजनी शिल्प का प्रमुख स्थान है। जन्म के बाद शिशुओं के उपयोग के लिए सुजनी शिल्प की शुरुआत हुई थी। और परंपरागत रूप से पुराने धोती साड़ी के टुकड़ों को एक साथ सिलकर सुजनी बनाई जाती थी। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर, एक मिनट, हाँ, और एक मिनट क्या है, कहाँ गया? प्रश्न नंबर 78 इधर है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, गजनेर, भीम बांध। तो दुधवा तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में है, इसका कोई इससे संबंध नहीं। वाल्मीकि तो बिहार में है। तो इसका जो राइट आंसर है 1 और 4 होगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, भीम बांध और वाल्मीकि ये बिहार के हैं। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में। और गजनेर वन्यजीव ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? सारण, सिवान, जमुई या मुंगेर। तो जमुई में सोना पाया जाता है। सोना बिहार के जमुई जिले में पाया जाता है। जमुई के करमटिया, झाझा, सोनो आदि क्षेत्रों में सोने के भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो सोन नदी, गंडक, मयूराक्षी या कोसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा गंडक नदी। और गंडक नदी के बारे में एक चीज़ और बता दें, यह नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश को अलग करती थी।
ये आप कुशीनगर जाओगे बिहार के लिए, कुशीनगर रास्ते से, तो कुशीनगर के जस्ट बाद जब बिहार का बॉर्डर आएगा तो पड़रौना पड़ता है, पड़रौना के बगल से ही गंडक नदी बहती है। ठीक, तो इसके बारे में बताया आपको। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में के पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है, जो गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है। ठीक, और गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 814 किलोमीटर है, और इस नदी को नेपाल में सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सम गंडकी भी कहा जाता है, इसके नाम याद रखना। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, और चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करना आपको। तो धारवाड़ चट्टान हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा बनाई गई, विंध्यन चट्टान पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है, क्वाटरनरी नरी चट्टान सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, और तृतीयक चट्टान प्रणाली बलुआ पत्थर से। तो इसके ऑप्शन हम आपको बता दें, इधर हैं। इसमें आपका सही होगा डी ऑप्शन। इस पूरा डिटेल इधर देखो। धारवाड़ जो चट्टान है सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा होती हैं, और विंध्यन चट्टानें जो होती हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। क्वाटरनरी जो चट्टानें होती हैं हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होती हैं, और तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। ठीक, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? 30 मीटर, 150, 300 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछा गया प्रश्न है बिहार में, तो 30 मीटर है इसकी ऊंचाई। कोसी एक सीमा पार नदी है जो नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपना रास्ता बदलती है, नेपाल की ऊंचाई से बहती है ना, और निचले भाग में बिहार पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार में करती है। और इसके विस्तार मैदान को कोसी का मैदान कहा जाता है, जो बिहार में स्थित है। यह नेपाली सीमा बीरपुर 54 मीटर के पास शीर्ष पर एक त्रिकोणीय मैदान है। खगड़िया 36 मीटर से कुर्सेला यहाँ पे मिलती है ये नदी, तो 25 मीटर तक आधार गंगा नदी के समांतर चलता है। गंगा नदी में मिलती है ये कोसी नदी, तो कुर्सेला में याद रखना। और ऊपरी मैदान 50 मीटर से नीचे का क्षेत्रफल छोटा है। मध्य मैदान सहरसा, सुपौल, मधेपुरा 40 मीटर से नीचे है। लगभग 60% क्षेत्रफल वाला निचला मैदान लगभग 25 मीटर है। अतः समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 3,20,000, 7,80,000, 2,34,000 या 5,98,000। तो उपरोक्त में से इसको आयोग ने रद्द किया है फिलहाल। भारत का क्षेत्रफल दिया हुआ, बिहार का क्षेत्रफल दिया है, गया का क्षेत्रफल दिया है, कुल जनसंख्या इतनी इतनी है, तो इसमें फिलहाल विवादित है। अगला हमारा प्रश्न देखो, 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद, पीर अली या स्वामी दयानंद? तो इसमें का फिलहाल सही जवाब होगा स्वामी सहजानंद होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो वर्ष 1936-39 में उत्तरी एवं मध्य बिहार में जमींदारों ने जब किसानों से उनकी जमीनें छीनने शुरू किया, तो बर्खास्त आंदोलन के रूप में किसानों को प्रतिरोध सामने आया। यह आंदोलन बिहार में स्वामी शाहजानंद द्वारा आयोजित किया गया, क्योंकि किसान के सबसे बड़े नेता थे शाहजानंद। वस्तुतः यह आंदोलन शोषित एवं पीड़ित किसानों द्वारा जमींदारों से बर्खास्त भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयती भूमि वापस लेने का प्रयास था। और आगे इसमें बताएं तो दिसंबर 1938 में दरभंगा में आयोजित बिहार प्रांतीय किसान सभा के वार्षिक सम्मेलन में जमींदारों का विरोध करने और बर्खास्त भूमि के किराएदारों के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना पहला कारखाना खोला था, स्थापित किया? ऑप्शन इसके हैं 1932, 1632, 1643, 1648 या 1635। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1632 में बनाया अपना पहला कारखाना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना 1632 में किया। वर्तमान में पटना कॉलेज के उत्तरी परिसर के रूप में देखा जाता है इसको। और बिहार में प्रवेश करने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। ये मुख्य रूप से सोरा, मसालों और कपड़ा का व्यापार करते थे।
1774 में डेनिश नीदरलैंड की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना के नेपाली कोठी में अपने कारखाने स्थापित किए थे। और यूरोपियन की प्रथम फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ बनी, तो पुर्तगाल में जो पुर्तगाली थे उन्होंने वर्ष 1503 में केरल में बनाया। डच जो है 1605 में मसूलीपट्टनम में बनाए। अंग्रेज जो है 1611 में मसूलीपट्टनम में बनाए। डेनिश जो है 1620 में ट्रावनकोर में बनाया और फ्रांसीसी 1668 में सूरत में बनाए थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राम मनोहर लोहिया या राजेंद्र प्रसाद। तो श्री कृष्ण सिंह थे जो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है इनको, और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। तो श्री कृष्ण सिंह जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1 अक्टूबर 1887 को जन्मे श्री कृष्ण मुंगेर जिले के बरबीघा थाना के माऊर गांव के हरिहर सिंह के पुत्र थे। उन्होंने 1906 में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट हाई इंग्लिश स्कूल में प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास किया था। ठीक, और आगे बताएं इसमें, जब वे पटना कॉलेज में बीए के छात्र थे तब वे 1910 में आरा गए और उन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन के 5वें सत्र में भाग लिया जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। ठीक, ये और युवा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह लोकमान्य तिलक 1856 से 1920 और अरविंद घोष की राजनीतिक सोच से अत्यधिक प्रभावित थे और वे असहयोग आंदोलन के भंवर में कूद पड़े। उन्होंने ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और कई बार गिरफ्तार किए गए थे। 1952 और 1957 में हुए पहले और दूसरे आम चुनावों में से वे क्रमशः खड़गपुर और शेखपुरा निर्वाचन क्षेत्रों के विधायक चुने गए और 31 जनवरी 1951 को अपने निधन तक उन्होंने बिहार में मंत्रिपरिषद का नेतृत्व भी किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में गांधी जी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो मीर बकवात, बतक मियाँ, मुजफ्फर अहमद या इनमें से कोई। तो बतक मियाँ जो थे गांधी जी को इन्होंने बचाया था। तो बतक मियाँ मोतिहारी नील कोठी में खान सामा मुख्य रसोइया का काम करते थे। वर्ष 1917 में गांधी जी मोतिहारी कोठी के मैनेजर इरविन से मिलने पहुंचे थे। ठीक, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था। उस समय चंपारण के लोगों के मन में गांधी जी के लिए अपार श्रद्धा थी। नील किसानों को लगता था कि वे अंग्रेज नीलों को यहाँ से भगाकर ही दम लेंगे, अतः अंग्रेज हर हाल में गांधी जी को वहाँ से भगाना चाहते थे। इरविन ने गांधी की हत्या के लिए बतक मियाँ को जहर मिला दूध का गिलास देने को आदेश दिया। उन्हें इरविन का यह आदेश कबूल नहीं हुआ। उन्होंने दूध का गिलास देते हुए राजेंद्र प्रसाद को बता दिया कि इसमें जहर मिला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई? 2024, 2030, 2037 या 2020? तो इसका तो फिलहाल सही जवाब कुछ क्लियर नहीं, लेकिन बिहार सरकार ने वर्ष 2040 तक बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक एएमयू पर हस्ताक्षर किया। और बताएं 2030 तक क्या है कि भारत सरकार ने रेलवे को कार्बन मुक्त करने की घोषणा की है। और अगला हमारा प्रश्न है, और अतः इसमें कोई खास नहीं है। अगला बात करते हैं प्रश्न, भारत ने छोड़ो इसको। नेक्स्ट है हमारा क्या है, कोविड टीकाएं छोड़ो, इसको भी विज्ञान के प्रश्न देख लेते हैं ना, ये भी तो जीव विज्ञान से संबंधित है। देखो, जीव से स्वाद नहीं है, कौन से जीव के स्वाद का नहीं? मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। तो मसालेदार, उमामी, इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो 4 और 7 जो है मसालेदार और तीखा, ये स्वाद नहीं है। ठीक, तो मनुष्य की जीभ के में स्वाद कलिकाओं से जुड़े विभिन्न प्रकार के पैम्पिला होते हैं जो स्वाद का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो 1 नंबर मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी, खट्टा स्वाद का पता जीभ लगा सकती है, लेकिन मसालेदार और तीखे स्वाद का पता जीभ नहीं लगा सकती। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार है, इंसोफिया खाने का विकार है, डिस्पेनिया सांस की तकलीफ है, एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है। तो इसमें आपको सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर इसका फिलहाल 3 और 4 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एनोरेक्सिया
ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है, खाने से, और इंसोफ्रिया नींद विकार से जुड़ा हुआ है। डिस्पेंसिया सांस की तकलीफ से जुड़ा है। एनोस्मिया और इनोसिमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से जुड़ा हुआ है, इसलिए केवल 3 और 4 सम्मिलित, जबकि 1 और 2 सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को कैसे उत्तेजित करती हैं? ऑप्शन इसके हैं, एक वास्तविक सार्स कोवी 2 वायरस प्रवेश करा के, सार्स कोवी 2 वायरस एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के, सार्स कोवी 2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, जीवित क्षीण सार्स कोवी 2 वायरस प्रवेश करा के। तो इसमें आपका आंसर होगा डी, जीवित क्षीण सार्क कोवी 2 वायरस प्रवेश करा के। कोविड का टीका जीवित क्षीण सार्क 2 V2 वायरस को ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कराकर प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को उत्तेजित करती है, और कोवैक्सीन इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, अर्थात इनमें निष्क्रिय या क्षीण जीवित वायरस का उपयोग किया जाता है। ठीक, और कोविशील्ड भी इस श्रेणी के अंतर्गत आती है, लेकिन यह एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनोवायरस का उपयोग करके बनाई गई है, न कि SARS-CoV-2 वायरस का। अन्य विकल्प स्पष्ट गलत हैं इसमें। और डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा? तो इसको वाटसन और क्रिक ने खोजा। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, और डीएनए की खोज भी इन दोनों ने की है। तो डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया। इस प्रकार की संरचना डीएनए अणु के 2 जुड़े हुए धागों से बनी होती है, जो हेलिक्स जैसी आकृति में एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह एक दूसरे के चारों ओर लपटे हुए रहते हैं। डीएनए एक मॉलिक्यूल जो जीवित कोशिकाओं के क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। इसकी संरचना एक घुमावदार सीढ़ियों के अनुरूप होती है। इनमें जेनेटिक गुण पाए जाते हैं जो एक जीवित प्राणी के विकास, प्रजनन, वृद्धि और कार्य पर निर्देश देते हैं। ठीक, और वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? ऑप्शन, शरीर में रोग जनकों पर सीधे हमला कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। बी, वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। और डी ऑप्शन है, किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक, चलो आगे पढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की। mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा? म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड, नेमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड, या मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इसका सही आंसर मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है नाम। तो mRNA का पूर्ण रूप मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। विंट्रो टाइप ट्रांसक्राइब्ड mRNA एक प्रकार का सिंथेटिक RNA है जिसे प्रयोगशाला में डीएनए टेम्पलेट और RNA पॉलीमरेज का प्रयोग करके उत्पादित किया जाता है। ठीक, और इसका उपयोग जो है RNA अनुसंधान, टीके या प्रोटीन निर्माण आदि में किया जाता है। ज्ञातव्य है कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी शारीरिक क्रिया विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको को, ड्यू वीसमैन को संयुक्त रूप से इसी में दिया गया था। और इन्हें यह पुरस्कार मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड mRNA के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के करने एवं वर्ष 2020 की शुरुआत में आई कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं हृदय में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, यकृत में, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ये मिलती हैं दोनों तंत्रिकाएं। तो आगत तंत्रिका संवेदी और निर्गत तंत्रिका रीढ़ की हड्डी में मिलती है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भागों में से एक होती है। अब इसमें आपको मिलान करना कपड़ा और उत्पत्ति। लेनिन नारियल का पौधा से, जटा कायर सन का पौधा, और मोहयार बत्तख और गीज के पंख, डाउन अंगोरा बकरी। तो जटा वाला तो आपको पता होगा, तो जटा इसमें होती है ना नारियल में। तो इसका राइट आंसर होगा फिलहाल एक मिनट, राइट आंसर होगा इसका बी। ठीक, इसमें हम बता दें तो लेनिन जो है, नीलेन जो होता है वो सन का पौधा होता है, जटा नारियल का पेड़, और मोहायर अंगोरा बकरी, और डाउन बत्तख के गीज से प्राप्त होता है। अगला हमारा प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सेलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। दूसरा है जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते तो इस स्थिति में न्यूरोसिस्टोकोसिस एनसीसी कहा जाता है। इसमें आपको कथन सही खोजना है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो साइंस और बिहार स्पेशल से संबंधित थे, और पूरा मैंने इसका व्याख्या सहित बता दिया क्योंकि आजकल एग्जाम में पूरी व्याख्या आती है और इसमें से आपको खोजना होता है 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो भी होते हैं, तो इससे आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी कि एक प्रश्न के 4 आंसर 5 आंसर कैसे हो सकते हैं। तो सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे आपके लिए और पिछली परीक्षाओं से लिए हुए क्वेश्चन थे जो आपकी आने वाली परीक्षा में भी आने की उम्मीद रहती है क्योंकि पूरा पेपर इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो सभी से उम्मीद है कि यह वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा और सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग की क्लास में। जो भी स्टूडेंट करंट अफेयर की मेरी क्लास नहीं देखे हैं 6 बजे लग जाती है, तो उसको आप देख लीजिए, जिसमें से आपको 10 करंट अफेयर के भी प्रश्न आते हैं। तो धीरे धीरे करंट अफेयर एक बार में नहीं पढ़ सकते, पर रोज़ रोज़ करोगे तो आपको वो चीज़ याद रहती है और जब भी प्रश्न आएगा तो तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा और आप सही ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो करंट अफेयर पर डे के पढ़ने की चीज़ है, तो आप उसे पर डे देखा करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।